प्रधानमंत्री जी आहत हैं क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने कल संसद में गैर जिम्मेदार व्यवहार किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जैसे नारी की भ्रूण हत्या की जाती है वैसे इस महान युगांतकारी संवैधानिक परिवर्तन की, संवैधानिक संशोधन की भ्रूण हत्या करने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। The only reason and the sole person who is responsible for not implementing women reservation is Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. And the only party that is responsible is BJP. No Prime Minister in the past has done it. Don't destroy the office. You can win an election, but you shouldn't destroy the institution. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज राष्ट्र को संदेश दिया, उन्होंने स्पष्ट किया है किस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जो पाप किया है। देश की आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका में जोड़ने वाले थे, राष्ट्र के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल करने वाले थे, जिनको रोकने का काम कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने किया है। और आज के संबोधन में ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि वो अपने अडिग जो उनका निश्चय है उससे डिगे नहीं है, और ये सुनिश्चित किया है कि हम इस अधिनियम को 100% पास कराने का प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारी माताओं बहनों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, निस्संदेह भारत की जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, जो आधी आबादी है, उनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और वो अपने इस निश्चय को पूरा कर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भावुक दृष्टि से यह विषय रखा कि किस प्रकार से हर सुधार की विरोधी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जैसे नारी की भ्रूण हत्या की जाती है वैसे इस महान युगांतकारी संवैधानिक परिवर्तन की, संवैधानिक संशोधन की भ्रूण हत्या करने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने यह बात भी ध्यान दिलाई कि जिस समय यह बिल 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, उस समय विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से अट्टहास करते हुए तालियां बजाई, मेरे विचार से यह एक प्रकार के दानवी अट्टहास के समान प्रतीत होता है और यह देश की हर महिला के हृदय को भेदने वाला था। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ विपक्ष ने हर संभव प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, चाहे डीएमके रहे हों या तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए यह द्वार बंद किया है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का पूरी तरीके से संकल्प दृढ़ है और मैं इसे महादेवी वर्मा जी की कविता की इस पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा, जो स्त्रीलिंग में ही है, कि चाहे जितना अकेला करने का प्रयास किया गया है इस विधेयक को, परंतु यह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। तो मैं नारी शक्ति की तरफ से कहना चाहूंगा कि पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, पर आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित। प्रधानमंत्री जी आहत हैं क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने कल संसद में गैर जिम्मेदार व्यवहार किया है। देश एक बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर था, एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही थी। दुनिया में भारत की एक ख्याति, जो एक विशेष रूप से महिलाओं को आरक्षण देकर संसद में और विधानसभा में जो एक नई शुरुआत होने जा रही थी, उसको ब्रेक लगाने का काम विपक्ष ने किया है और ये सब प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में बताया है। लेकिन इस बात की खुशी है कि वो कमिटेड हैं, वो संकल्पबद्ध हैं और उनका हौसले बुलंद है। वो इस तरह के विपक्ष के रवैये से हार मानने वाले नहीं हैं। उनके इन वचनों से देश में खुशी की लहर है कि सरकार का, सत्तारूढ़ दल का ये प्रयास जारी रहेगा और जो संख्या बल में कमी थी उसको भी आने वाले समय में किसी भी रूप में पूरी करके और इसको पारित किया जाएगा और महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित होगा।
इसको कोई भी विपक्ष रोक नहीं पाएगा। जो रोकेगा जनता उससे हिसाब करेगी। प्रधानमंत्री जी ने उस पीड़ा को तो व्यक्त किया ही है और सच्चाई को भी जनता के सामने रखा है। जो लोग किसी भी बहाने से महिलाओं के इस आरक्षण को, महिलाओं को मिलने वाले इस हक को छीनने के लिए तत्पर थे, क्योंकि वो सब परिवारवाद से ग्रस्त है। उनके परिवारों की महिलाएं तो आएंगी, लेकिन आम परिवार से महिलाएं ना आ जाएं, उनको रोकना है। आप सपा है, कांग्रेस है, सभी के परिवारों से महिलाएं आ रही हैं, सांसद भी बन रही हैं, विधायक भी बन रही हैं, मंत्री भी बन रही हैं, लेकिन आम देश की आम जनता उस भागीदारी का लाभ ना ले ले, उसको रोकना है। इसलिए उन परिवारवादी पार्टियों की महिलाएं भी इस बिल का विरोध कर रही। Prime Minister he is the Prime Minister since 2014, again in 2019, again in 2024. In 2014 and in 2019, he is the Prime Minister with a party with absolute majority. He had all the time to bring in women reservation, and he did not. And in 2023, he brought in women reservation, and the entire opposition, all the parties, unanimously passed the women reservation bill. Now, what stopped him from implementing that women reservation bill? What was why they had to put those two clauses of delimitation and census? It could have been implemented so easily, such a simple thing. They made it very complicated. They could have implemented by passing it in 2023 in the 2024 parliament election and all the assembly elections that has happened afterwards. No, they don't do it. They sit silent. They don't act. They don't take any steps from 2014 till 2026. And when there are two state elections going on, then all the MPs from across India is called, and suddenly a bill is constitutional amendment is brought in with no all-party meeting, with no reaching consensus, and by showcasing as women reservation, which is actually delimitation. All these happened, and now if he has apologized to the women, to the country, the only reason and the sole person who is responsible for not implementing women reservation is Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. And the only party that is responsible is BJP, which is heading this coalition government. Now coming to Prime Minister's speech, he has totally forgotten that he is the Prime Minister. He has totally forgotten there are elections going on in the country. He has forgotten that there is moral code of conduct in place. This is like a political speech which he has made, which he has used the forum, which is you use the platform. And this is gross violation of the election rules that's in the country. But unfortunate election commission will stay silent again, as we have always seen they are being the puppets in the hands of the ruling dispensation. देखिए, प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देता है। बतौर प्रधानमंत्री हम उनका मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं, मगर ये जो विषय लोकसभा में उनकी सरकार द्वारा लाया गया था, ये किसी भी एंगल से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनकी रिजर्वेशन के लिए ये कानून नहीं लाया गया था। ये कानून देश के अंदर डिलिमिटेशन और देश के अंदर डेमोग्राफी को बदलने के लिए और अपने हिसाब से नई विधानसभा और अपने हिसाब से नई लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए ये कानून लाने का एक असफल प्रयास किया जा रहा था। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि 1971 का जो सेंसस था, जिसे 1976 में फ्रीज कर दिया गया था, जो 2002 तक चला, और 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार के समय इसको 2026 तक लाने का फैसला किया गया। अगर सही रूप से ये सरकार महिलाओं की हितैषी होती
तो 2023 में जो कानून पास किया गया है उसी को पुनः पास किया जाता और उसमें नए सेंसस के साथ 2026 में, क्योंकि जो पुराना सेंसस था वो लैप्स हो जाना था, तो नए सेंसस के साथ इसको पारित करने की आवश्यकता थी। और ये भी कहा गया लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा, सभी विपक्षी दलों द्वारा, कि अगर सरकार की इच्छा साफ है तो जो वर्तमान हमारा स्ट्रेंथ है लोकसभा का 545 का, उसी के अंदर आप इस रिजर्वेशन को लेकर आए और एक ही दिन में बाय पार्टीजन तरीके से यूनानिमसली ये लोकसभा के अंदर पास हो जाता। मगर ये जब मंशा ही सरकार की नहीं थी तो निश्चित तौर से ये डिफीट होना था और वही हुआ। 2/3 बहुमत इनको चाहिए थी मगर वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई, जिसके कारण आज ये बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आया है। प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना चाहिए था कि हमारा बेशक ये कानून पास नहीं हो पाया, हम वर्तमान परिस्थिति में जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है हाउस का, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, उसमें हम इसको पारित करना चाहते हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता। मगर ये केवल और केवल राजनीति की मार थी, राजनीति की चाणक्य नीति थी। मगर ये चाणक्य नीति जो है वो उल्टी पड़ गई और एनडीए सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। Time and again, our Prime Minister violates the Model Code of Conduct, makes political speeches while as Prime Minister when the election is going on. What can I say to my Prime Minister? Why have you reduced the office of the Prime Minister in this fashion? No Prime Minister in the past has done it. Don't destroy the office. You can win an election, but you shouldn't destroy the institution. That's a request by me to the Prime Minister of India. He cursed the Congress party throughout the speech. He's entitled to do that in a political rally. Whether he should do that in his capacity as Prime Minister of India or not is another question.